तो पहला टॉपिक है ममता टू रिशफल। इसमें बेसिकली जो नया 7 डिस्ट्रिक्ट बन रहा है, तो इससे आपको पीटी में एक क्वेश्चन आ सकता है कि जो नया डिस्ट्रिक्ट होता है, इसको बनाने का पावर किसके पास है। ठीक है, इसको बनाने का पावर किसके पास है। तो इसके लिए व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड कि जब भी कोई भी अगर नया डिस्ट्रिक्ट बनेगा, ठीक है, तो वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है। तो ऑप्शन में कंफ्यूज करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट दे सकता है, तो नो। पावर टू क्रिएट न्यू डिस्ट्रिक्ट लाई विद द स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट पॉइंट कीप इन माइंड कि कैसे ये होगा, तो थ्रू एग्जीक्यूटिव ऑर्डर और मेकिंग अ लॉ, या तो एक लॉ बना दी या कोई एग्जीक्यूटिव जो है ऑर्डर के थ्रू ये होगा। तो दो तरीका है। ओके। और मोस्टली जो है एग्जीक्यूटिव रूट के थ्रू ही ये होता है। यहाँ पे एक बस क्वेश्चन में क्या याद रखना है, स्टेट गवर्नमेंट नेक्स्ट, और बेसिकली एग्जीक्यूटिव या स्टेट असेंबली, यानी लॉ के द्वारा या जो एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के द्वारा ये बन सकता है डिस्ट्रिक्ट। इसी में आप एक आजकल एक और है जिससे रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करना है, तो ये पावर किसके पास है। ठीक है, रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करने का पावर किसके पास है, पहला अगर आपको पता है तो ठीक है, अदरवाइज सर्च इट। नेक्स्ट, स्टेट का नाम बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, किसके पास पावर है, और ये कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होगा या नहीं होगा। सिंपल मतलब कैसे हो स्टेट का नाम बदलने का प्रोसीजर, रेलवे स्टेशन के नाम बदलने का प्रोसीजर, इसको देख लीजिए, और डिस्ट्रिक्ट का ये याद रखिए। ठीक है, तो स्टेट का और रेलवे का जो नाम है वो काइंडली हैव ए लुक, क्योंकि ये न्यूज में है, और यूपीएससी टेंड्स टू आस्क दोज क्वेश्चन व्हिच आर बेसिकली रिमेन इन न्यूज। तो उससे लिंक करके जो है यूपीएससी अक्सर इस तरह का सवाल पूछती है। एक और न्यूज में चल रहा है कई बार एक्साइज पॉलिसी को लेके। ठीक है, दिल्ली का जो एक्साइज पॉलिसी को लेके अप एंड डाउन है। तो यूपीएससी को इससे क्या मतलब है, यूपीएससी को मतलब है एक्साइज पॉलिसी से। एक्साइज पॉलिसी होता क्या है ये आपको पता है या नहीं है। तो जो एक्साइज पॉलिसी है किस तरह का टैक्स है, तो ये एक प्रोडक्शन टैक्स है। यानी आप जितना प्रोडक्शन करोगे उस पे जो है टैक्स लगता है, ये उस तरह का है। ठीक, और ये किसके लिए है, उस प्रोडक्ट पे जो मैन्युफैक्चर जो इंडिया में मैन्युफैक्चर होता है। अब यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए क्या करेगा कि बाहर से अगर कोई प्रोडक्ट आ रहा है तो उस पर एक्साइज ड्यूटी लगेगा या नहीं लगेगा। ठीक है, तो नहीं, एक्साइज ड्यूटी बेसिकली उन प्रोडक्ट पे लगेगा दैट आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। ओके, और ये किस तरह का टैक्स है, प्रोडक्शन टैक्स है। ठीक है, तो प्रोडक्शन टैक्स है, और ये उस प्रोडक्ट पे लगता है जो इंडिया में मैन्युफैक्चर जिसका होता है। तो ये दो पॉइंट आप एक्साइज के परस्पेक्टिव से याद रखिए, स्टेट के पास पावर है। नेक्स्ट, तो यूपीएससी का बस कोशिश करती है जो भी टॉपिक न्यूज में है उससे जो है बेसिकली आपको क्वेश्चन को लिंक कर दिया जाएगा। जैसे अब स्किन डिजीज है अभी, इसका तो इससे किस तरह का क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। तो आपको स्किन डिजीज के बारे में पहले पता होना चाहिए कि ये एक तरह का वायरल डिजीज है जो लंप स्किन डिजीज है। ठीक है, और इसका मतलब किस तरह का लक्षण है। ठीक है, इंक्यूबेशन 28 डेज का है, और कई बार जो है मतलब 6 से 9 दिन में भी पता चल जाता है इसका। ठीक है, कई बार टाइम लगता है, कई बार 6 से 9 दिन में भी। और इसका कोई वैक्सीन मतलब वैक्सीन तो नॉर्मली एनिमल को दिया जाता है, लेकिन कोई खास इलाज नहीं है इसका। इसमें बस जानवर को है कि किसी तरीके से उसका केयर किया जाए, पेन किलर दिया जाए। अच्छा, ये फैलता कैसे है स्किन डिजीज, लंप स्किन डिजीज, तो ये बेसिकली वेक्टर बॉर्न मतलब वायरस के द्वारा फैल सकता है, या अगर फ्लाई फ्लाई बाइट करती है मॉस्किटो के द्वारा, टिक के द्वारा। तो फैलता किसके द्वारा है, किस तरह का डिजीज है, वायरल डिजीज है, और इसके लिए बस ट्रीटमेंट कोई कोई खास ट्रीटमेंट नहीं है, बस पेन किलर जो है वो जानवर को दिया जाता है। तो लंप स्किन डिजीज के बारे में एक बार आप अच्छे से देख लीजिए, लंपी स्किन डिजीज। नेक्स्ट, और बार बार मैं कम पॉइंट इसलिए बोलता हूँ, मतलब ज्यादा वीडियो एक्सप्लेन वीडियो को लंबा कर सकते हैं, लेकिन आपका टाइम कंज्यूम करने से कोई फायदा है नहीं। ठीक है, तो खुद करने से, क्योंकि एग्जाम में आप जितना सेल्फ डेवलप है उतना ज्यादा आपको हेल्प करेगा। नेक्स्ट है अफ्रीकन स्वाइन फीवर। तो अफ्रीकन स्वाइन फीवर में क्या याद रखना है इसमें कि ये एक तो बेसिकली ये स्वाइन फीवर का ओरिजिन कहाँ पे है, अफ्रीकन स्वाइन फीवर। ठीक है, किस तरह का डिजीज है, तो नाम से ही कि पहला बार अफ्रीका में डिटेक्ट हुआ था ये। ठीक है, और बेसिकली एक तरीके से जब भी किसी भी जो पिग को होता है तो वहां पे बेसिकली उसको एक हाई फीवर आता है, और उसके बाद उसका डेथ ही होता है। इसका कोई इलाज है क्या, कोई इलाज नहीं है। फीवर हैज नो क्योर, और बेसिकली एनिमल को बेसिकली मारना ही पड़ता है। ठीक है, अच्छा, ये क्या ये मतलब एनिमल टू ह्यूमन मतलब ट्रांसमिशन है, नहीं, अभी तक नहीं, ऐसा कोई नहीं मिला है कि एनिमल टू ह्यूमन है। और इसको जो है बेसिकली डिक्लेयर किया गया है किसके अंतर्गत, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल हेल्थ, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल हेल्थ। ठीक है, टेरेस्ट्रियल एनिमल हेल्थ कोड के अंदर, इसलिए रिपोर्ट करना है। अच्छा, आप इसके बारे में पढ़ लीजिए थोड़ा सा, ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ किसके अंदर है। ठीक है, इससे हो सकता है कोई सवाल आपको बन जाए, काइंडली हैव अ लुक, इसको आप खुद से सर्च कीजिए।
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल हेल्थ। मैं बार बार खुद पे सेल्फ पे एम्फेसाइज इसलिए करता हूँ क्योंकि एग्जाम आपको देना है। आप यदि वीडियो के भरोसे, वीडियो बस एक डायरेक्शन की तरह लीजिए कि क्या इंपॉर्टेंट है, दैट्स इट। मोस्टली आपको खुद पे निर्भर रहना है और ये आपको ज्यादा हेल्प करेगा। नेक्स्ट है MMDR एक्ट, मिनरल को लेके। तो मिनरल को लेके अक्सर जो है यूपीएससी कई बार, आई थिंक देयर आर 4 to 5 क्वेश्चन ऑलरेडी यूपीएससी हैज बीन आस्क्ड। तो 4 से 5 क्वेश्चन तो ऑलरेडी अभी तक पूछा गया है मिनरल को लेके। जैसे एक क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए 2020 में पूछा गया था ये मिनरल के बारे में कि मेजर मिनरल बताना है आपको, इसमें से कौन सा है। ठीक है। तो अब मिनरल में बेसिकली क्वेश्चन किस तरह का आएगा, तो सबसे पहले तो मिनरल का ओनरशिप किसके पास है। तो नॉर्मली जो स्टेट के अंदर में जो भी मिनरल है वो स्टेट के ओनरशिप में आता है, स्टेट गवर्नमेंट ऑनर होती है। ठीक है। इसके लिए एक डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन फंड भी बना है कि जो भी माइनिंग होगा तो उससे जो मतलब कुछ जो फंड उसमें पैसा जाएगा वो वहां के लोगों के लिए यूज होगा। आप इसको भी एक बार पढ़ लीजिए डीएमएफ के बारे में, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन के बारे में। और इंपॉर्टेंट क्या है कि नॉर्मली तो ओनरशिप किसके पास रहेगा, स्टेट के पास। लेकिन अगर 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 जो ओशियन के सराउंडिंग में या ओशियन में जो भी है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में, ठीक है, या टेरिटोरियल वाटर जो भी 12 किलोमीटर का है या 20 किलोमीटर का है या 200 किलोमीटर का है, तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन या टेरिटोरियल वाटर में सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑनरशिप होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑनरशिप कहाँ पे होगा, टेरिटोरियल वाटर और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अच्छा, इसका रेंज आपको पता होना चाहिए, टेरिटोरियल वाटर का रेंज क्या है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का रेंज क्या है, पता है तो ठीक है, अदरवाइज सर्च। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑनरशिप कहाँ पे होगा, टेरिटोरियल वाटर या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अच्छा, ये जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में माइनिंग करने के लिए राइट्स कौन देता है, तो इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी ये राइट्स ये बेसिकली अधिकार देती है स्टेट को माइनिंग के लिए। ठीक है। उसके बाद इसमें एक क्वेश्चन, मतलब क्या सब आपको पूछने लायक क्या क्वेश्चन है, पूछने लायक क्वेश्चन है ओनरशिप स्टेट का कहाँ है और सेंटर का कहाँ है, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन जो इंडियन ओशियन में अगर देना है राइट्स तो कौन देगा, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी। ठीक। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बन सकता है वो है बेसिकली एक मेजर मिनरल होता है और माइनर मिनरल होता है। ठीक है। तो इसको डिक्लेयर कौन करता है कि मेजर मिनरल और माइनर मिनरल कौन है। तो अगर फर्स्ट शेड्यूल में कोई मिनरल है, फर्स्ट शेड्यूल में कोई मिनरल है, ठीक है, तो इसके लिए इसका अप्रूवल कौन देगा, इसके माइनिंग के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है। जैसे कोल, लिग्नाइट, ये सब जो है फर्स्ट शेड्यूल में, या यूरेनियम, थोरियम, तो ये फर्स्ट शेड्यूल में अगर रहेगा तो अप्रूवल किससे लेना पड़ेगा आपको, सेंटर से। यूरेनियम, थोरियम, कोल, इग्नाइट। अच्छा, अगर माइनर मिनरल रहेगा तो अच्छा डिक्लेयर कौन करेगा माइनर मिनरल, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगा। ठीक है। तो सेंट्रल अगर माइनर मिनरल डिक्लेयर है तो सारा पावर किसके पास चले जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट। यूपीएससी ने इस पे भी सवाल पूछा हुआ है मेजर मिनरल और माइनर मिनरल को लेकर। तो माइनर माइनर मिनरल और मेजर मिनरल डिक्लेयर कौन करेगा, सेंटर करेगा। अगर कोई फर्स्ट शेड्यूल में है तो फिर सेंटर से आपको अप्रूव लेना पड़ेगा। अगर माइनर मिनरल में है तो सेंटर का अप्रूवमेंट का रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है। तो वहां पे जो है जैसे स्टोन, ग्रेवल, ऑर्डिनरी क्ले, ये सब जो है माइनर मिनरल है। ये सारा बिल्डिंग स्टोन, ग्रेवल, ये सब माइनर मिनरल है। और ये मेजर मिनरल है, कोल, लिग्नाइट, यूरेनियम, थोरियम। यहाँ पे फर्स्ट शेड्यूल में अगर आ गया तो सेंटर का रिक्वायरमेंट चाहिए, नहीं तो स्टेट के पास भी पावर है। यूपीएससी 3 से 4 क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ चुकी है इस पे। नेक्स्ट, डेमोक्रेसी, मतलब एक तरीके से देखिए, मतलब ये सिंगल हैंडेड व्यू है कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी थ्रेटन है। आप इस तरीके से व्यू नहीं लिख सकते एग्जाम में। ठीक है। ये बेसिकली सीधा है कि गवर्नमेंट के खिलाफ है। तो ये नहीं कि आपको पक्ष लेना है गवर्नमेंट का, लेकिन इसमें सीधा है कि डेमोक्रेसी खत्म हो गई है, डेमोक्रेसी हैज बीन हैक्ड और प्रोग्रेसिव फोर्स को आना पड़ेगा। यू कैन नॉट राइट लाइक दिस, बट यस देयर कैन बी क्वेश्चन कि इंडिया डेमोक्रेसी जो है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, या चैलेंजेस क्या है डेमोक्रेसी के लिए। तो यू शुड नॉट बी बायस। ठीक है। ये एडिटोरियल बिल्कुल बायस है, आप बायसली नहीं लिखेंगे, अदरवाइज यू विल नेवर गेट सिलेक्टेड। हाँ, इससे पॉइंट ले लेना है कि डेमोक्रेसी में हमेशा क्या होता है। बेसिकली डेमोक्रेसी में आपको एक तरीके से है कि जहाँ पे पावर शेयरिंग हो, माइनॉरिटी का प्रोटेक्शन हो। ठीक है। उसके बाद जो है प्रोग्रेसिव हो, लोगों को राइट्स मिले। ठीक है। फ्रीडम हो, फ्रीडम टू एंजॉय, फ्रीडम टू वर्क। तो इसमें आपको मतलब इस तरीके से सोचना है डेमोक्रेसी को कौन कौन सा पॉइंट स्ट्रेंथन कर सकता है। और आज के समय में डेमोक्रेसी को थ्रेट क्या है, सोशल मीडिया से थ्रेट है, फेक न्यूज से थ्रेट है, कम्युनलिज्म से थ्रेट है। ठीक है। तो जो भी थ्रेटन, जो वैल्यू थ्रेट करता है वो पता होना चाहिए, और कैसे स्ट्रेंथन करेंगे वो वैल्यूज। बाकी आपको इसको उस तरीके से नहीं पढ़ना है क्योंकि ये बिल्कुल बायस तरीके का है कि डेमोक्रेसी खत्म हो गई है, तो काइंडली इससे बचिए, अदरवाइज ये आपके इंटरव्यू में भी आपको रिफ्लेक्ट करेगा और आपके आंसर राइटिंग में भी। तो काइंडली आप बस इसमें से ये क्या, या ये सोचना है कि डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन कैसे करना है और आज के समय में कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस क्या है, जैसे फेक न्यूज है।
ठीक है। उसके बाद जो है फ्री बाय है, ये भी एक चैलेंज है डेमोक्रेसी के लिए। फ्री में देने से क्या होता है, लोग रैशनली नहीं सोचते हैं, ठीक है। फ्री बाय हो गया, फेक न्यूज हो गया, उसके बाद जो है मसल्स पावर है, उसके बाद जो है करप्शन है, वो सब सोचिए, ठीक है। थिंक फ्रॉम दैट फॉर्मेट, और आपको जो है इस तरीके से नहीं सोचना है, मतलब इससे बचिए, ये जो एडिटोरियल है इससे बचिए। नेक्स्ट, ये आपको पीटी में काम दे देगा यहाँ पे कि जैसे रुपी को कैसे स्ट्रेंथन करना है। तो रुपी अभी कमजोर क्यों हो रहा है? जाहिर सी बात है, सबसे पहले है कि अभी वॉर चल रहा है, ठीक है। तो वॉर चल रहा है तो प्राइस राइज है, तो जाहिर सी बात है प्राइस राइज है, अगर हर चीज का हो जाएगा तो लोग डॉलर की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो इन्फ्लेशन है, अभी वॉर चल रहा है, उसके बाद कोविड है, तो इन सब कारण से जो है रुपया जो है बेसिकली कमजोर है। हमारे यहाँ लोग पोटेंशियल नहीं देख रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, तो जो इन्वेस्टर है वो यहाँ से जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि रुपी जो है वो, तो एक क्वेश्चन आपको पीटी में क्या पूछेगा कि कौन कौन सा फैक्टर है जो पैसे को कमजोर करता है, ठीक है। व्हाट आर द फैक्टर्स दैट बेसिकली डिमिनिश द वैल्यू ऑफ रुपी, ये आपको पता होना चाहिए। इन्फ्लेशन हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है ऑयल प्राइस हो गया, इन सबसे रुपया कमजोर होगा। तो रुपया को स्ट्रेंथन करने के लिए यहाँ पे सजेशन है कि आप रशियन जो रूबेल है, आप डायरेक्ट इंडिया जो है ज्यादा से ज्यादा रशिया को आप मतलब रुपए में बेसिकली डील करे। लेकिन उसका भी काउंटर आर्गुमेंट है कि पैसा खुद फ्लक्चुएट, डॉलर क्यों अभी भी ग्लोबल एक्सेप्टेंस, ग्लोबल करेंसी है, बिकॉज स्टेबल स्टेबल है, फ्लक्चुएट नहीं होता है। अमेरिका का अभी भी जो मार्केट है वो स्टेबल है। तो इन कारण से लोग अभी भी रुपया को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि रुपया को कैसे स्ट्रेंथन होता है, व्हाट आर द फैक्टर्स, और कौन कौन से फैक्टर से जो है पैसा कमजोर हो सकता है। बस 2 पॉइंट आप पीटी के लिए निकाल लीजिए, पैसा स्ट्रेंथन कैसे होगा और पैसा कमजोर कब होता है, ठीक है। बस ये 2 पॉइंट इससे आप निकालिए, इस एडिटोरियल से, नथिंग एल्स। एक और आपको इससे के लिए आपको मतलब कंटेंट हो सकता है, आप सोच यहाँ पे सोचिए 5 से 10 मिनट कि अगर रीजनल लैंग्वेज प्रमोट करे मदर टंग तो क्या फायदा होगा। मैं पहले भी मैंने बोला है कि आप चाइना ले लो, जापान ले लो Sorry. तो जैसे चाइना है, जापान है, सो मदर टंग में ही उन्होंने जो है अपने यहाँ प्रमोट किया है एजुकेशन को। नेक्स्ट है मदर टंग से फायदा क्या होता है कि आप जल्दी सीखते हैं, साइंटिफिक प्रूवन है कि आप नेटिव लैंग्वेज में ज्यादा जल्दी सीखते हैं। उसके बाद जो है अभी क्या है कि बहुत सारे लोग जो है बेसिकली इंग्लिश को लेके एक तरीके से अपने आप को इंफीरियर फील करते हैं। तो रीजनल लैंग्वेज में लोग ज्यादा मतलब सीखेंगे, ठीक है। तो रीजनल लैंग्वेज का फायदा क्या होगा लोकल लैंग्वेज का, और चैलेंजेस क्या है, इस तरीके से सोचिए। ऐसे अगर आपको पूछ दे कि लैंग्वेज एज अ बैरियर एंड लैंग्वेज एज इनेबलर, लैंग्वेज बैरियर भी हो सकता है, इनेबलर भी हो सकता है। तो लैंग्वेज को प्रमोट करने से क्या फायदा होगा, लेकिन प्रमोट करने से क्या कोई नुकसान है। तो दोनों पॉइंट से सोचिए, क्योंकि ये आपको एसए में काम देगा, और बाकी अगर जीएस का भी क्वेश्चन पूछे इट विल हेल्प यू टू राइट अ बेटर आंसर। नेक्स्ट, गिग वर्कर। तो गिग वर्कर पे ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस पार्ट ऑल्सो। तो गिग वर्कर, एक गिग इकोनॉमी की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। तो गिग वर्कर का नुकसान क्या है, फायदा क्या है? फायदा है कि आपको शॉर्ट शॉर्ट टर्म में लेबर आसानी से मिल जाता है, पैसा ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ता है, फ्लेक्सिबिलिटी होता है हायर एंड फायर में। उसके बाद नुकसान क्या है इसका? नुकसान गिग वर्कर का बेसिकली यही है कि मतलब वर्क लॉयल्टी होगा या कि नहीं होगा, स्किल्ड बहुत कम समय के लिए तो स्किल्ड होगा कि नहीं होगा। उसके बाद जो एक तरीके से एक्सप्लॉइटेशन होता है इनका, ठीक है। डाटा नहीं होता है गिग वर्कर का। तो गिग वर्कर में मतलब गिग इकोनॉमी में चैलेंजेस क्या है, और आगे गवर्नमेंट को क्या पॉलिसी बनाना चाहिए, ये खैर गवर्नमेंट को लेके है, लेकिन आप गिग वर्कर को एज ए होलिस्टिक सोचिए कि गिग इकोनॉमी की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, क्योंकि वर्ल्ड क्या है, ऑटोमेशन की तरफ जा रहा है। तो टेक्नोलॉजी का मैक्सिमम यूज हो रहा है। तो अब ज्यादातर जो कंपनियां वो इस तरीके से शॉर्ट टर्म में खोजती है। तो गिग वर्कर को के लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है, इस तरीके से सोचिए आप। एक और इम्पोर्टेंट है आपको एनिमल हेल्थ के को लेके, ठीक है, कि वर्किंग टुवर्ड्स एनिमल, क्योंकि आज जैसे अब कोरोना हो गया, अभी मंकी पॉक्स आया है, और भी जो है लंपी स्किन डिजीज आ रहा है। तो कैसे हम एक वन हेल्थ अप्रोच, एक डब्ल्यूएचओ का वन हेल्थ अप्रोच होता है। वन हेल्थ अप्रोच क्या होता है, जिसमें होलिस्टिक व्यू लेते हैं, एनिमल का, ह्यूमन का, सबको एक साथ जो है होलिस्टिकली देखते हैं कि किसका क्या प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि इंसान और एनिमल का लाइफ जुड़ा हुआ है। जंगल से हम लोग मतलब अगर जंगल देख लो या फिर जो एनिमल फार्मिंग है, तो वहां पे अगर कुछ नुकसान होता है एनिमल फार्मिंग में भी, तो वहां से फिर वायरस का ओरिजिन होता है। तो हम अगर एनिमल हेल्थ को जोड़ दें, वेटनरी साइंस को जोड़ दें ह्यूमन हेल्थ से, ठीक है, तो बेटर वैक्सीन बना सकते हैं, पहले से प्रिपेयर हो सकते हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग कर सकते हैं, ठीक है।
तो ये सब पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है कि कैसे हम क्या करेंगे, एनिमल हेल्थ को लिंक कर देंगे ह्यूमन हेल्थ से। क्योंकि एनिमल हेल्थ का अगर इशू नहीं, अगर हमने इग्नोर किया तो फिर से वायरस ओरिजिन होगा, फिर ह्यूमन हेल्थ को इम्पैक्ट। तो एनिमल हेल्थ को अगर हम कंटिन्यूसली वॉच करते रहेंगे तो वी कैन मेक बेटर वैक्सीन, वी कैन प्रिपेयर अर्ली। ठीक है, तो ये सब पॉइंट है, इस व्यू से आप इसको पढ़िए। ठीक है, कि जोनेटिक जैसे ह्यूमन टू एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिशन भी बढ़ा है, तो और कहा जा रहा है कि अगले 20 से 30 सालों में और ज्यादा जो है आपको पेंडेमिक आने का चांस है। तो काइंडली रीड फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव। एक अल्फा फोल्ड के बारे में है, तो ये एक एआई है। तो एआई में बेसिकली क्या होता है कि इसमें हम डाटा डालते हैं और उसके बाद जो है एआई उससे सीखता है और फिर प्रिडिक्ट करता है। तो डीप माइंड, ये याद रखिए, कभी मैच करने के लिए देगा डीप माइंड क्या है। तो गूगल का एआई सिस्टम है और उसमें एक अल्फा फोल्ड है। ये क्या करता है, प्रोटीन स्ट्रक्चर को पहचानता है। तो इंडिया को भी इसको टैप करना चाहिए। तो अल्फा फोल्ड पता होना चाहिए, डीप माइंड पता होना चाहिए। और एआई बेसिकली क्या होता है कि एआई में हम डाटा डालते हैं, एआई फिर सीखता है और फिर उसके बाद एआई प्रिडिक्ट करता है। डाटा, ट्रेनिंग एंड प्रिडिक्शन, एआई 3 मॉडल पे काम करता है। तो पीटी के लिए आप डीप माइंड, अल्फा फोल्ड और एआई काम कैसे करता है ये मैंने बता ही दिया। आप डाटा डालिए और उसके बाद जो है ये ट्रेनिंग लेगा और फिर प्रिडिक्ट करेगा। तो इंडिया ऑल्सो कैन टेक द हेल्प। मिग 21 किस देश का ये बेसिकली प्लेन है, फाइटर प्लेन, ये आपको पता होना चाहिए। एक बार सर्च कर लीजिए अगर नहीं पता है तो, मिग 21। इंडिया मालदीव का आप लोकेशन देख लीजिए मैप में, मालदीव कहाँ पे है। ठीक है, और कितने डिग्री से इंडिया और मालदीव अलग होता है, ये आप देख लीजिए, इंडिया और मालदीव कितने डिग्री से अलग होता है। सस्पेंशन, सस्पेंशन ऑफ कांग्रेस एमपी, तो मतलब कौन सस्पेंड करता है, मतलब लोकसभा में जो एमपी का सस्पेंशन होगा वो पावर किसके पास है। ठीक है, और उसका रिवोक कैसे होगा। तो पीटी के लिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा, सस्पेंशन कैसे होता है, रिवोक कैसे होता है। इसको आप एक बार पीटी के लिए खुद से पढ़िए। मैंने जान के इसको नहीं डाला है ताकि आप खुद से सर्च करें। ठीक है, काइंडली हैव अ लुक, सस्पेंशन कैसे होगा और रिवोक कैसे होगा, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी वही जो मतलब अभी पेंडेमिक के लिए कैसे प्रिपेयर रहे, अर्ली प्रिपेयरनेस, तो यहाँ कुछ पॉइंट है जो आप अपने आंसर राइटिंग में इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, कि जो नेक्स्ट पेंडेमिक से प्रिपेयर अर्ली, तो इसके लिए क्या सब पॉइंट है, रिस्क कम्युनिकेशन कीवर्ड है, इसको आप आंसर में यूज कर सकते हैं। आप छोटा सा नोट्स बना लीजिए कि पेंडेमिक से लड़ने के लिए क्या सब करना पड़ेगा, रिस्क कम्युनिकेशन, कम्युनिटी इंगेजमेंट। ठीक है, रिस्क कम्युनिकेशन यानी रिस्क पे बात करें, कम्युनिटी को इन्वॉल्व करें। ठीक है, और इंटेंसिफाइंग सर्वेलेंस, स्ट्रेंथिंग लेबोरेटरी कैपेसिटी, ये सब आप आंसर में लिख सकते हैं। उसके बाद जीनोम सीक्वेंसिंग कैपेसिटी को इंप्रूव करना है। तो ये सब पॉइंट है, 6-7 पॉइंट है, कीवर्ड है, इसको आप अपने नोट में डाल दीजिए क्योंकि कोविड से कुछ ना कुछ पेंडेमिक से क्वेश्चन पूछेगा है। तो मेंस के लिए आपको ये कीवर्ड सब है, रिस्क कम्युनिकेशन, कम्युनिटी इंगेजमेंट, इंटेंसिफाइंग सर्वेलेंस, स्ट्रेंथिंग लेबोरेटरी कैपेसिटी, ये सब वर्ड है जो आपको हेल्प करता है, यू यू गेट गुड मार्क्स। तो इसको आप अपने नोट्स में ऐड कीजिए काइंडली। ठीक है, ये जो पॉइंट सब है इनको आप अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए ताकि हम अर्ली प्रिपेयरनेस के लिए कैसे तैयार हैं नेक्स्ट पेंडेमिक से। हाँ, एक पीटी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपको ये एलपीए लॉन्ग, ये जो लॉन्ग पीरियड एवरेज है, ठीक है, जो रेनफॉल होता है, एलपीए लॉन्ग पीरियड एवरेज, इसके बारे में एक बार आप पढ़ लीजिए। लॉन्ग पीरियड एवरेज एलपीए में बेसिकली रेनफॉल नॉर्मल कितना माना जाता है। ठीक है, तो एलपीए के बारे में एक बार पढ़ लीजिए, लॉन्ग पीरियड एवरेज, लॉन्ग पीरियड एवरेज। ताइवान का मैप देख सकते हैं, ताइवान का लोकेशन कहाँ पे है, क्योंकि अक्सर लगातार न्यूज में है। तो देयर कैन बी अ क्वेश्चन ताइवान। और ओडिशा पोर्ट के एक बार आप देख लीजिए, ये पोर्ट कहाँ पे है। ठीक है, ओडिशा पोर्ट, ताइवान, और मैपिंग में इराक। तो बस आज इतना था। सो पीटी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज। ठीक है, तो काइंडली हैव अ लुक।